चलिए देखिए, आज हम लोग चैप्टर 3, ये चैप्टर 5, इसमें चैप्टर 3 इसमें दे रहा है, चैप्टर 5 यानी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम अपने देश और आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरव्यू क्या कहता है इस चैप्टर का? अभी तक हम बड़े पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे थे कि कैसे कोल्ड वार होता है, कोल्ड वार में कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व होते हैं और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है पूरे वर्ल्ड पर। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अपने रीजन के बारे में, यानी अपने क्षेत्र के बारे में, एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में, और एशियन कॉन्टिनेंट में से भी अपने साउथ एशिया रीजन के बारे में। तो यहां पर साफ साफ लिख रहा है कि अब हम क्या शिफ्ट कर रहे हैं, हम शिफ्ट करने जा रहे हैं अपने आप को पोस्ट कोल्ड वार एरा के बड़े डेवलपमेंट टुवर्ड्स द रीजनल डेवलपमेंट। तो देखिए हमारा शिफ्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म। हम अभी अपने स्टडी का फोकस कहां करेंगे? अभी तक हम बात कर रहे थे अमेरिका की, इसके पहले कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अमेरिका की, यूएसएसआर की, कोल्ड वॉर की, बड़े बड़े कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट कैसे था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने एरिया के बारे में, रीजन के बारे में, यानी हम रीजनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और खासकर जब इंडिया और पाकिस्तान, दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो बिलोंग किसको करते हैं, साउथ एशियन रीजन को बिलोंग करते हैं, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर बन गया, वैसे ही पूरे वर्ल्ड का अटेंशन कहां चला जाता है? आपको याद होगा जब हम क्यूबन क्राइसिस पढ़ा रहे थे तो उस वक्त बताए थे कि क्यूबन क्राइसिस जैसे स्टार्ट होता है पूरे वर्ल्ड का अटेंशन कहां चला जाता है? क्यूबा की तरफ और यूएस और अमेरिकन पॉलिसीज की तरफ, यूएसएसआर और अमेरिकन पॉलिसीज की तरफ। उसी रंग से जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर बन जाता है, उसी वक्त पूरे वर्ल्ड का अटेंशन चला जाता है किसकी तरफ? इंडिया और पाकिस्तान की तरफ। पूरे वर्ल्ड का अटेंशन ये खींच लेता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान कहीं भी अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रहा है। और हम ये कोशिश करेंगे जानने का कि आखिर वो कौन सा रीजन है जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रहे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है। और साथ ही साथ इंडिया ही नहीं और पाकिस्तान ही नहीं, उसके आसपास जितने भी इलाके हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनके बीच में कौन कौन से कोऑपरेशन के पॉइंट है, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट है, सबको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा उथल पुथल यहां मचा हुआ है क्योंकि यहां पर कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रहा है, कैसे यहां पर मिलिट्री रूल आ रहा है और कैसे यहां पर फिर डेमोक्रेसी की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हैं टोटल 7 कंट्रीज के बारे में इंक्लूडिंग इंडिया। और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे हैं, किस विषय पर हम एक दूसरे से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में या तनाव में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ एशिया की। अगर पूरे एशिया की हम बात करें तो इंडिया और इंडिया के जितने भी पड़ोसी राज्य देश हैं, ये सब कहां लाई करते हैं? तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमारा जो जगह है या हमारा जो स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये रीजन, क्योंकि हम इस रीजन का हिस्सा हैं। और इस रीजन की खास बात क्या है, इस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं आसपास, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे श्रीलंका हो, ठीक है, इन सब में आपको डाइवर्सिटीज मिल जाएंगी। और डाइवर्सिटीज के रहने के बावजूद आपको कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के बीच में सेम टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम नजर आएगा। ठीक है, या कह सकते हैं ये सेम टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एग्जांपल देते हैं आपको। यहां पर कह रहा है इस पूरे इलाके में अगर किसी को सबसे ज्यादा डर है या सबसे ज्यादा खतरा है तो किससे है? चाइना से। तो जितने भी रीजन में जितने कंट्री, सबके कॉमन दुश्मन या कॉमन कह सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है? चाइना है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब कि डिस्टिंक्टिव कल्चर हर एक कंट्री का अपना अपना, लैंग्वेज भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके बावजूद क्या है, प्रॉब्लम्स लगभग आपके एक जैसे हैं। चाहे वाटर डिस्प्यूट को लेकर हो, रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेकर हो या बाउंड्री को लेकर हो, लगभग ये कॉमन चीज मिलेंगी। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साइड से भी, इंडिया के साइड से भी, चाइना के साथ में भी
जैसे हम उसने अक्साई चीन को कवर कर लिया, उसको लेकर भी है। उस ढंग से हमारा कभी न कभी टेरिटोरियल बाउंड्री को लेकर श्रीलंका से लड़ाई हो जाता है। देखिए श्रीलंका और हमारे बीच में कोई स्पेसिफिक लाइन बाउंड्री नहीं है, जमीन वाला नहीं है, लेकिन पानी का बाउंड्री है ना, जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री, टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री, उसको लेकर कभी कभी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे हमारे मछुआरे जाते हैं वहां पर, वो गिरफ्तार कर लेते हैं, उनके मछुआरे आते हैं, हम गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, तनाव बढ़ता है, क्योंकि बॉर्डर यानी बॉर्डर डिस्प्यूट हर जगह यहां पर आपको नजर आएगा। तो कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमारे साउथ एशियन रीजन में आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसमें 7 कंट्री है, इसके अंदर डाइवर्सिटी भी है, लेकिन फिर भी चूंकि ये 7 कंट्री आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं इनका जियोपॉलिटिकल स्पेस लगभग सेम है। ठीक है, अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय सबके लिए है लगभग। अगर हिमालय के कारण ठंडी हवा नहीं आती हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान बर्फ की तरह चिल नहीं होता, उसका कारण क्या है, हिमालय। तो हिमालय के कारण सिर्फ हम ही नहीं है, पाकिस्तान ही बसता है, नेपाल ही बसता है कुछ हद तक, और कुछ हद तक श्रीलंका बच जाता है, तो कुछ चीजें भूटान ही बसता है। यानी कुछ चीजें क्या है, बिल्कुल आपको कॉमन मिलेंगी जियोपॉलिटिकल के लेवल पे। अब किन चीजों में अंतर है, अभी बताए थे आपको कि शुरू में आपको एक बात बताए थे कि हर एक जितने भी कंट्रीज है ना, लगभग इनका पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ अप्रोच सेम है। सेम पॉलिटिकल सिस्टम तो नहीं है, लेकिन अप्रोच सेम है। मतलब हर कंट्री जितने भी है 7 कंट्री, ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहते हैं। जहां पर है वो चाहते हैं डेमोक्रेसी बना रहे, और जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वो चाहते हैं मेरा कंट्री क्या बन जाए, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। ठीक है, तो जहां पर डेमोक्रेसी है वहां से कोई बात नहीं, वो डेमोक्रेटिक रहना चाहते हैं, जैसे है वैसे रहना चाहते हैं। लेकिन जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वो चाहता है हम क्या बन जाए, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। तो ये लिख रहा है कि हमारे पास जितने भी कंट्री साउथ एशिया में, उनमें सेम टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। कहीं पर मिलिट्री रूल है, कहीं पर मोनार्की है, और कहीं पर डेमोक्रेसी है। ठीक है, और कहीं पर दोनों का कॉम्बो है। मतलब कभी मिलिट्री रूल आता है तो कभी डेमोक्रेसी आता है। पाकिस्तान के केस में ऐसा है, कभी वहां पर मिलिट्री रूल आया, कभी डेमोक्रेसी आ गया, और फिर कभी मिलिट्री आया, फिर कभी डेमोक्रेसी, ऐसे उलट पुलट चलता रहता है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो यही लिख रहा है कि हमारे पास डेमोक्रेसी की भी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी दूसरे गवर्नमेंट के मुकाबले क्या है, बेहतर गवर्नमेंट है। इसलिए सभी देश चाहते हैं कि वो क्या बन जाए। आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी अगर इतना अच्छा होता है तो हिंदुस्तान सबसे आगे क्यों नहीं है वर्ल्ड में, क्योंकि हिंदुस्तान तो शुरू से डेमोक्रेसी को अपनाए हुए। तो देखो, डेमोक्रेसी दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम के मुकाबले बेहतर है, बेस्ट तो नहीं लेकिन बेटर है। ठीक है, इसीलिए जो मिलिट्री रूल है वो भी चाहता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, जो डिक्टेटर वाला वो भी चाहता है हम क्या बन जाए, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। यहां पर है पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बारे में लगभग कहा जाता है कि वहां पर डेमोक्रेसी शुरू से चल रहा है, बट हम बात अगर करते हैं पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, तो वहां पर दोनों तरह के कॉम्बो रहा है। यानी वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी रही है समय समय पर, और वहां पर मिलिट्री रूल भी रहा है। जबकि बांग्लादेश में क्या है, ये लगभग आपका डेमोक्रेसी रहा है। पोस्ट वॉर पीरियड में जब बांग्लादेश बनता है तो शुरू में आपका नजर आएगा डेमोक्रेसी, हालांकि बाद में वहां भी तख्ता पलट होता है और वहां भी मिलिट्री रूल आएगा, और लास्ट फिर आप देखिएगा वहां पर फाइनली डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाता है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना जी हैं, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर। तो लास्ट उन्होंने भी डेमोक्रेसी को अपना ही लिया लास्ट तक। ठीक है, जबकि आप देखते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा कभी नवाज शरीफ को गिराया गया, कहीं बेनजीर भुट्टो को हटाया गया, और कहीं पर मिलिट्री कूप 99 में किया गया, कभी सिविलियन गवर्नमेंट आते हैं। उसी ढंग से नेपाल में चलेंगे तो नेपाल में कभी राजशाही चली थी, मोनार्की, राजा थे, और राजा के बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डेमोक्रेसी की आवाज उठती है। फिर आगे पढ़ेंगे तो माओइस्ट लोगों ने कैसे पूरा कंट्री पर कब्जा कर लिया, और अभी आप बात करते हैं तो अभी प्रचंड जी का सरकार है। ठीक है, वहां पर तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे बांग्लादेश और नेपाल दोनों ने क्या किया, लास्ट में किसको अपना लिया। तो पॉइंट ये है कि जैसे अलग नदियां जाके फाइनली कहां गिरती हैं, समंदर में, वैसे ही अलग अलग डेमोक्रेटिक या कह सकते हैं अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम फाइनली बोलती है कि भाई बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं जाकर किसमें बदल जाऊं, ट्रांसफॉर्म हो जाऊं। चाहे मिलिट्री रूल कहेंगे कि भाई मुझे बदल दो किसमें, डेमोक्रेटिक रूल में, मिलिट्री रूल वाले भी कहते हैं, और कौन कहता है, मोनार्की वाले भी कहते हैं कि भाई मुझे ही बना दो क्या, डेमोक्रेटिक, और इंडिया तो बना ही हुआ है।
तो बनाया हुआ है, ठीक है। शुरू से हमने डेमोक्रेसी को ही अपनाया। क्लियर है? उसी ढंग से भूटान की बात करते हैं तो छोटे कंट्री को भी ले लेते हैं। भूटान की बात भी करें तो भूटान भी पहले क्या था, 2008 तक क्या रहा था, यहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही थी, मतलब राजा था बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता था, ठीक है, राजा था वहां पर। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, लास्ट में आप देखिएगा इसने भी क्या अपना लिया, ठीक है। कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को अपनाना मोक्ष की प्राप्ति जैसा है, लास्ट में सब लोग को वहीं आना है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की प्राप्ति ही अल्टीमेट किसी भी कंट्री का गोल होता है, हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, वैसा ही कुछ है। तो कोई भी पार्टी सिस्टम हो, खासकर साउथ एशिया में, अल्टीमेटली उसको किसको अडॉप्ट कर लेना है, डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी बेस्ट पार्ट या बेस्ट सॉल्यूशन देता है, ठीक है। मालदीव का एग्जांपल लेते हैं, वहां भी सल्तनत पीरियड था, फाइनली वहां भी क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म को अपनाया जाता है और वहां पर भी मल्टी पार्टी सिस्टम को लागू किया जाता है। तो चाहे बड़ा कंट्री ले लीजिए चाहे छोटा कंट्री। अब दो छोटे कंट्री का एग्जांपल लेकर दिखाया गया, किसका, भूटान का और मालदीव का। अब इन दोनों ने भी राह पकड़ ली किसकी, डेमोक्रेसी की। और बड़े कंट्रीज किसने, बांग्लादेश या श्रीलंका की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं, ये सब राह किसकी पकड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान का केस स्टडी थोड़ा अलग है, वहां के लोगों का दिमाग भी थोड़ा अलग है ना, इसीलिए थोड़ा वो मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं। और उसका कारण भी ये पढ़ेंगे आगे क्यों करते हैं, जब हम एक एक करके हर एक कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। Despite the mixed record of the democratic experience, the people in all these countries share the aspiration for democracy. सभी को डेमोक्रेसी की चाहत है, सभी कंट्रीज के लोग चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, ठीक है। पाकिस्तान को फिलहाल छोड़कर, ठीक है, आप देख लीजिएगा लगभग हर एक कंट्री यहां पर लिखेगा, देखिएगा इसमें, इस ग्राफ को देखिएगा, डेमोक्रेसी प्रेफरेबल कहां है। बांग्लादेश में देख लीजिए परसेंटेज, ये इस बात से क्लियर होता है। एक सर्वे किया गया तो पाया गया डेमोक्रेसी प्रेफरेबल कहां कहां है। बांग्लादेश में 69% लोगों ने कहा डेमोक्रेसी, इंडिया में 70% लोगों ने, 30% लोग अच्छे लोग भी हैं जो कहते हैं नहीं हो, ठीक है। 62% लोग ये बोलते हैं नेपाल में, हाँ भाई डेमोक्रेसी। अब पाकिस्तान में जाइए, 40 में नहीं क्रॉस किया, 37% लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, ठीक है। वो भी कहे होंगे तो बहुत मार मारा गया होगा, उनको बगल वाला मारा होगा बहुत मार, पड़ोसी सब, कि क्यों बोल दिए तुम, ठीक है। और 71% क्या हो गया, श्रीलंका वाले। क्लियर है? आप देख लीजिए, यहां पर देखिए कौन कहता है डेमोक्रेसी बेहतर है। समटाइम्स डेमोक्रेसी बेहतर हो सकता है, 6%, 9%, 10%। पाकिस्तान में कितना है, 14%। हाँ, समटाइम्स ये बता रहे हैं कि डिक्टेटरशिप बेहतर, कौन बोलता है, ये कम है ना, कम देखिए, 6, 9, 10 है, ये 14 है, या अधिक लोग बोल रहे हैं। मतलब यहां पर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया जाता है और बाकी कंट्रीज में डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जा रहा है, यही बता रहे हैं आपको। तो सर्वे से ही क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जितने कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं और चाहते हैं भाई अगर मेरे यहां मोनार्की है तो रातों रात क्या हो जाए, वो बदल जाए, किसमें, डेमोक्रेसी में बदल जाए। और इसके लिए आप देखेंगे आगे कुछ कंट्रीज में प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी चलाया गया, ठीक है, सही है। यहां पर भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी जाति धर्म के हो, वो सब चाहते हैं कि उनके कंट्री में क्या हो, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो। वो किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले डेमोक्रेसी को ज्यादा पसंद करते हैं। जो पहला चॉइस है, फर्स्ट चॉइस क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक है। यही बता रहा है कि डेवलपिंग कंट्री में देखिएगा यहां पर जीडीपी वगैरह बताया है। ये अलग अलग एसडीजी है, पढ़ेंगे आगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये पढ़ाएंगे आपको यूनाइटेड नेशन वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में और इंडिया उसको कहां तक अचीव कर पा रहा है, ठीक है। अब देखिए इस कंट्री में भी देख लीजिएगा डेमोक्रेसी सुटेबल है आपके कंट्री के लिए नहीं है, तो देखिए अपने अपने कंट्री का अपने अपने क्या है पॉइंट ऑफ व्यू है। साउथ एशिया में देख लीजिएगा, बांग्लादेश में कितने लोगों ने कहा, श्रीलंका में, इंडिया में 92%, 93, 94, पाकिस्तान में 84 और नेपाल में भी 79% बता रहा है। खैर ठीक है, वो उतने ही लोग में से ना, इसीलिए सैंपल जो कलेक्ट होता है करोड़ों लोग में से होता है तो वो सही सैंपल होता है, वो सिर्फ 19,000 को लेकर डेटा निकाला। यहां पर देख लीजिए डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं
ठीक है, उन सब में किसको अपनाया गया है या किसको प्रेफरेंस मिल रहा है? डेमोक्रेसी को। सब चाहते हैं भाई डेमोक्रेसी बन जाए, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, अब आपका सवाल यह है कि क्यों ऐसा है पाकिस्तान? ठीक है, तो पाकिस्तान बोलेगा मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, तो कोशिश करते हैं समझने का कि भाई पाकिस्तान में ऐसा हालत क्यों है कि कभी कभी मिलिट्री हो गया और कभी कभी डेमोक्रेसी हो गया, मतलब किसी एक जगह टिक के नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो उनकी स्थिति ऐसे क्यों है, शुरू से चलते हैं। तो इसको देखिए, यहां पर साफ साफ लिख दिया टॉपिक में ही आपका, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यहां पर साफ साफ है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यहां पर मिलिट्री रूल भी रहा और समय समय पर डेमोक्रेसी भी रहा। हाँ, 2010 से शायद अकल आ गई, या कह सकते हैं मजबूरी है। 2010 के बाद से लगभग वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहा, कूप नहीं हुआ, मतलब तख्ता पलट नहीं हुआ। बताते हैं तख्ता पलट 2010 के बाद नहीं होता है। उसका कारण था अमेरिका में एक बिल पास किया गया, ठीक है, कैरी लुगार बिल एक नाम था बिल का। उस बिल में कहा गया कि अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा तो जो आज हम फंड रिलीज करें हर एक साल के लिए वो रिलीज नहीं करेंगे। पैसा दे रहा है अमेरिका किसको? पाकिस्तान को। लगभग 1.5 बिलियन लगभग डॉलर मिल रहा है हर एक साल पाकिस्तान को, सिर्फ इस कंडीशन के लिए कि आप यहां पर मिलिट्री रूल यहां पर एस्टैब्लिश नहीं होगा, यहां पर डेमोक्रेसी चलेगा। इसके लिए हो रहा है। और भी अपने इंटरेस्ट है, चाइना को काउंटर करना है तो चाहिए ना पाकिस्तान के साथ। ठीक है, समझ रहे हैं? तो बड़ा उसका अपना गेम है, खैर तो वो सपोर्ट करे। इसलिए ना चाहते हुए मिलिट्री क्या हो रहा है, तख्ता पलट नहीं कर पा रहा। इमरान खान जी को भी हटाया गया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, नहीं तो पहले कितना होता तो उनको हटा के फांसी पर लटका दिए होते। ठीक है, और फिर नहीं भांग हो रहा है, लेकिन कूप फिर नहीं होता ना, कूप वगैरह ये तख्ता पलट नहीं होता। मालूम चला सैनिक फिर आके, देखिए मुशर्रफ जी किए थे तख्ता पलट। चलिए सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान जब बनता है पहली बार। ठीक है, यहां है अब। ठीक है, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब पाकिस्तान पहली बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करता है, ठीक है, और जनरल अयूब खान पहली बार सत्ता संभालते हैं, और सत्ता संभालने के बाद वो इलेक्शन फेस करते हैं और अपने आप को फिर क्या घोषित कर देते हैं? प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, उनके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो डिक्टेटर टाइप हो गए, वो लोग की बात नहीं सुनते थे, तो उनके खिलाफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उनको भी सत्ता छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता अगला मिलिट्री टेक ओवर होता है, कूप कह सकते हैं, मिलिट्री टेक ओवर। यह आता याह्या खान। ठीक है, ये याह्या खान जो था ये बड़ा खतरनाक आदमी था। ये इसी टाइम में था जिस टाइम में बांग्लादेश पर या वार हुआ था 1970 के आसपास, 71 में आया था। नाम से क्या नजर आ रहा है आपको? याह्या खान। वो आप कुछ और प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको। अब सुनिए, ड्यूरिंग याह्या मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस। यहीं पर बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था और फिर 1971 में 3 दिसंबर पर इंडिया पर अटैक हुआ था 1971 में। तो पॉइंट ये कि याह्या खान ने ही पूरी तरह क्या किया था, यहां पर मिलिट्री रूल को स्टैब्लिश किया था, और उसी टाइम में बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ था। ईस्ट किधर पर? ईस्ट पाकिस्तान में। और फाइनली ईस्ट पाकिस्तान टूट जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। तो आपको बताया भी थे, क्या बताए थे, कि याह्या खान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट किया था और इसने बोला था कि शेख मुजीबुर रहमान के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको ढूंढो और खत्म करो। ठीक है, जो लोग बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इधर बताया था ना कि उर्दू स्पीकिंग लोग थे वेस्ट पाकिस्तान में, इधर बंगाली स्पीकिंग, तो वो चाहते थे डोमिनेट करने के लिए। फिर ये आते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट आता है जुल्फिकार अली भुट्टो का। ये 71 से 77 में पावर में रहता है और फिर इसको हटा देता है कौन? मिलिट्री रूल, जियाउल हक। फिर जनरल जियाउल हक को क्या होता है, एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सामना करना पड़ता है, और फिर क्या होता है 98 में, फिर क्या होता है, बेनजीर भुट्टो की सरकार आ जाती है। तो आप देख सकते हैं अल्टरनेट पैटर्न है, कभी मिलिट्री रूल डेमोक्रेसी फिर मिलिट्री रूल। ठीक है, तो जैसे संगीत का पैटर्न होता है ना, वैसे यहाँ पर सरकार के चेंज होने का पैटर्न है। तो सरकार ही नहीं चेंज हो रही है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा है। तो आप सोचिए खुद से, डेवलपमेंट कैसे क्यों नहीं हुआ? इसका कारण था स्टेबल गवर्नमेंट होगा तब ना।
या तो मिलिट्री रूल पकड़ लीजिए, पकड़िए, मिलिट्री रहेगा हमेशा, या तो डेमोक्रेसी को ही पकड़िए, डेमोक्रेसी रहेगा वहां। लेकिन वहां पर क्या है, अच्छा अब लोग की बात करते हैं तो लोगों ने ये मान लिया ना, क्योंकि मिलिट्री रूल क्या है, ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मिलिट्री के हाथ में हिंदुस्तान का आया, मतलब जैसे उनके कंट्रोल में आया पाकिस्तान, वैसे सबसे पहले हिंदुस्तान पर क्या कर दिया, अटैक। तो जैसे अटैक किया तो उन्होंने शो किया कि भाई हम सुरक्षा कर रहे हैं पाकिस्तानियों की। तो पाकिस्तान के लोगों के मन में ओवर द टाइम ये भावना जागृत हो गई कि भाई हमारी सुरक्षा मिलिट्री कर सकती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, समझ लीजिए। और पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा देखा कि यहां तो आम बात है। अगर हमारे यहां पूछा जाए, एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से कहानी पूछेगा कि भाई भारत की आजादी के बाद की कहानी बताइए, तो बताएंगे भारत में कैसे इलेक्शन होता है, कैसे डेमोक्रेटिक सरकार स्थापित होती है। लेकिन पाकिस्तान में कोई बच्चा पूछेगा, ठीक है, तो बताया जाएगा उसको, दादाजी बताएंगे कि देखो यहां पर एक मिलिट्री रूलर था, उसको हटा के डेमोक्रेटिक रूलर, और फिर उसको हटा के फिर क्या हुआ, फिर उसको हटा के क्या हुआ, डेमोक्रेसी, फिर उसको हटा के। तो बच्चा भी कंफ्यूज होगा, बच्चा सोचेगा ऐसा ही होता है हमारे कंट्री में, ठीक है, तो बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान में अगर मिलिट्री रूल होता भी है दोबारा, तो यहां कोई नई बात नहीं होगी, वो लोग मान चुके हैं। और मजबूरी है पाकिस्तान की, सुनिएगा इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान में आर्मी काफी स्ट्रांग है, शुरू से रहा, सत्ता पर हावी रहा, देख चुके हैं, ठीक है, सही है ना। तो सवाल यह उठता है कि वो जितना स्ट्रांग है ना, वो जीडीपी पर, यानी जनरली जीडीपी पर सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार ऊपर नीचे कर सकती है, वहां पर मिलिट्री ऊपर नीचे कर सकती है। कहा जाता है कि आटा, चावल, दाल, जितने रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है ना, सब कंपनी खोल के बैठ गए हैं, रेडीमेड खीर से लेकर आटा, चावल, दाल सब बेचते हैं वो, ठीक है, सोच लीजिए। तो मिलिट्री की क्या वहां पर पकड़ है, इतना भी करते हुए भी वो चूप नहीं कर सकती है, मतलब विद्रोह नहीं कर सकती 2010 के बाद, पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना, बताया ना, पैसा नहीं मिलेगा, सब कुछ कंट्रोल में है, ठीक है। यहां पर कहा जाता है ना कि जनरली देश क्या करता है, मिलिट्री को रखता है, और यहां उल्टा है, मिलिट्री देश को रखे हुए है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं बार बार क्या हो रहा है, यहां पर सत्ता पलट हो रही है, बार बार सरकार पलट रहे हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। 99 में फिर एक घटना घट जाती है, जनरल परवेज मुशर्रफ जी आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब भी मिलिट्री रूल आया ना, देखिएगा तब ना कुछ युद्ध हुआ है हिंदुस्तान में, करगिल है ना 99 में, परवेज मुशर्रफ, इसके ऊपर आइए, इसके ऊपर आ जाइए, याह्या खान पाकिस्तान वाला और बांग्लादेश। जब भी मिलिट्री रूल, देखिए कोई मिलिट्री रूल करेगा ना, तो वो शो करेगा कि हम मिलिट्री हैं, हम पावरफुल है। तो एक मिलिट्री वाला पावरफुल कब होगा, जब वार करेगा, जब वो दिखाएगा मेरे पास इतना हथियार है। पहलवान का पहलवानी किस काम की, डिस्प्ले नहीं करे, आप पहलवान को बॉडीगार्ड रखिएगा तो कर्तव्य दिखाएगा ना आपको पहलवानी करके, तभी ना उसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर मिलिट्री आएगा तो मिलिट्री हमेशा किसकी बात करेगा, युद्ध की, वॉर की, हथियारों की बात करेगा, उसको लोगों से क्या लेना देना है। तो लोग भी उसके हाँ में हाँ कीर्तन करने लगेंगे, हाँ भाई ठीक है मिलिट्री डिफेंड कर सकता। यह भी साबित कर दिया कि भाई हम ही आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। हमारा नंबर 1 दुश्मन कौन है उधर बगल में, बड़ा वाला इंडिया। तो चाइना भी अटैक, चाइना कैसे करेगा, अभी चाइना के साथ दोस्ती निभाई जा रही है, अभी चाइना के साथ में तो दोस्ती निभाई जा रही है। अभी कैसे अटैक करेगा, कैसे होगा, अभी उसको भी साथ में लेके चलना। ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। चाइना मजबूरी है, पाकिस्तान को साथ में लेकर चलेगा तभी तो इंडिया को काउंटर करेगा, ठीक है, बेस चाहिए ना। और अमेरिका को भी साथ में लेकर चल रहा है पाकिस्तान को, तभी ना पाकिस्तान से बैठकर चाइना को चेक करेगा, इंडिया को भी। तो एक दूरबीन चाहिए रखने के लिए जगह, तो वो जगह पाकिस्तान बन गया, जहां से अमेरिका देखेगा चाइना को, इंडिया को, और चाइना के लिए दूरबीन बन गया है कि बगल से देख लेगा किसको, इंडिया को। तो समझ लीजिए इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस बना हुआ है, ठीक है। नहीं तो चलिए, परवेज मुशर्रफ जी आते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं 2001 में और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, इलेक्शन होता है, और 2008 से क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडर्स वहां पर रूल कर रहे हैं पाकिस्तान में। यानी आप देखिएगा 2008 के बाद 10 के बाद में कोई भी वहां पर कूप नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर मेन होता है, लेकिन वहां पर भी रिपब्लिक है,
तो वहां पर प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, ठीक है, वही होता है बेसिकली। वहां प्राइम मिनिस्टर हमेशा बदलते रहते हैं, तो प्रेसिडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहां के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि वहां पर स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं रहा, हमेशा क्यों पलटता रहा, कभी डेमोक्रेसी रहा, कभी मिलिट्री रूल रहा, ऐसा क्यों होता रहा? कुछ रीजन तो रहा होगा ना भाई। इंडिया में शुरू से डेमोक्रेसी रहा, पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ कि कभी डेमोक्रेसी अपनाया गया, कभी पलट गया, कभी डिक्टेटरशिप आ गया, मिलिट्री रूल आ गया? तो आखिर ये खेल होता रहा पाकिस्तान में क्यों? क्यों नहीं सिर्फ डेमोक्रेसी ही रहा शुरू से? तो उसका कारण है सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री। अभी बताए थे मिलिट्री का हर जगह कब्जा है, खाने के प्रोडक्ट से लेकर नहाने के साबुन तक सब पर मिलिट्री का राज है। सोच लीजिए, मिलिट्री के जितने जो रिटायर्ड लोग हैं ना, वो सब अपना अपना कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? फौजी छाप आटा, ठीक है, ऐसे करके फौजी करके उनका लोगो है, वो सब अपना लोगो से खोल रहे हैं, आटा, चावल, दाल, रेडीमेड खीर, अंडा, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, रेडीमेड खीर भी बनता है वहां, सप्लाई करते हैं। बोलिए। क्या इंपोर्ट करते हैं? क्यों इंपोर्ट करेंगे? रॉ मटेरियल चल रहा है उनके हाथ, गेहूं दाल तो उग ही रहा होगा वहां पर, क्या तो गेहूं चावल तो मिलेगा ही ना। सारे चीजों पर कब्जा उनका। बोल तो ना आपको, मिलिट्री वाले, मतलब वहां के मिलिट्री ने पूरे जीडीपी पे कंट्रोल कर रखा है वहां के। हमारे यहाँ जीडीपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना, गवर्नमेंट के कारण ऊपर नीचे जाता है। हाँ हाँ, ये बात भी है, मिलिट्री सबसे ज्यादा अमीर भी है वहां पर, समझ रहे बात को? अभी नहीं हुआ था मिलिट्री के घर पर अटैक हुआ था, देखे थे पाकिस्तान में कितना पैसा निकला था उसके पास से, और कहां पर अटैक, उसके घर पर पूरा आलीशान बंगला था, ठीक है। अब देखिए मालूम चलेगा, उससे भी क्लियर हुआ कि मिलिट्री वाले कितना अमीर है वहां पर। समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ है ना कि भाई कौन, तो हमारे यहाँ क्या एंटरप्रेन्योर बनेंगे बच्चे बड़े होकर आईटी में जाएंगे, वहां मिलिट्री में जाएंगे, समझ रहे बात को? तो वह एनवायरमेंट क्रिएट किया गया ऐसा। अच्छा चलिए, पहला है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट है सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री। पहला है सोशल डोमिनेंस किसका है? मिलिट्री का है। तो मिलिट्री पर ज्यादा भरोसा है लोगों को, तो डेमोक्रेसी पे कम भरोसा है। तो सीधी सी बात है, जिसका भरोसा होगा उसकी सरकार होगी। क्रिएट किया है मिलिट्री ने। दूसरा, यहां पर क्या है, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के साथ लड़ाई की है, इसके कारण वहां प्रो मिलिट्री ग्रुप ज्यादा पावरफुल है, जो हमेशा मिलिट्री का साथ देता हो। तो कभी ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनने ही नहीं देगा। देखिए मैक्सिमम लोग जो है ना, मैक्सिमम लोग क्या है, मिलिट्री का साथ दे रहे हैं, प्रो मिलिट्री ग्रुप है, तो वो कभी भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली नहीं होने देंगे। वैसा ग्रुप है वहां पर मिलिट्री के अलावा। अच्छा, यह पाकिस्तान के इन ग्रुप ने एक भ्रम फैला दिया है, या कह सकते हैं एक झूठा भ्रम कहिए, भ्रम कहिए। ये क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की सेल्फ माइंडेड है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, देश के लोगों के बारे में नहीं सोचती है, और वो करप्ट भी है और लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये सब बातें दिमाग में डाला गया है कि अगर डेमोक्रेसी भी होगा भी तो गलत डेमोक्रेसी होगा, ठीक है। यहां पर हालांकि वहां की भी प्रो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स है, वहां भी मीडिया अपने ढंग से काम कर रही है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कंट्रोल आर्मी का ही है वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंटरनेशनल सपोर्ट किसको है? डेमोक्रेटिक रूल को ना होकर मिलिट्री रूल को है। अमेरिका में और जितने भी बड़े कंट्रीज ना, वो हमेशा किसको सपोर्ट किए? मिलिट्री रूल को। पाकिस्तान में इंटरनेशनल सपोर्ट डेमोक्रेसी को नहीं मिला शुरू से। उसका कारण है, डेमोक्रेटिक कंट्री हथियार तो ही खरीदेगा, हथियार कौन खरीदेगा? मिलिट्री। हथियार का बहुत बड़ा व्यापारी है अमेरिका, तो अमेरिका सपोर्ट करेगा ना मिलिट्री रूल को। भाई हथियार वही खरीदेगा ना जो युद्ध लड़ेगा। 10 के बाद 10 के बाद 10 के बाद 10 के बाद सिचुएशन चेंज हुआ है, और 10 के बाद अमेरिका के स्टैंड बदल गया, समझ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओवर द टाइम अमेरिका ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने क्यों नहीं डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करवाया, या क्यों नहीं साथ दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का? हमेशा वो साथ दिया किसका? मिलिट्री का। कारण ये बताया आपको, हथियार। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, ये बड़े कंट्री जो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, समझ लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है यहां पर। अब यहां पर क्या है
उन्होंने हमेशा मिलिट्री का साथ दिया अपने रीजन के लिए, अपने फायदे के लिए, ठीक है। और गिवन देयर फियर ऑफ द थ्रेट ऑफ व्हाट दे कॉल ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ऑपरेशन पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल। अच्छा, उनको भी लगा कि हथियार जो है ना, न्यूक्लियर पावर, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ में दे देंगे तो वो तो न्यूक्लियर पावर बन गया है, वो मिसयूज कर देगा, इसलिए दे देते हैं किसके हाथ में, मिलिट्री को मजबूत बनाते हैं, मिलिट्री वाला कंट्रोल करके रखेगा उसको। अगर ये डेमोक्रेटिक सरकार होगी तो वो लूज पड़ जाएगी, हो सकता है हथियार निकल के कहां चले जाए, आतंकवादियों के हाथ में। लेकिन अगर मिलिट्री के हाथ में रहेगा ना सब कुछ, तो क्या होगा, हथियार भी सुरक्षित रहेगा, ऐसा मानना था। ऐसा नहीं, मालूम चला मिलिट्री वाले ही सप्लाई कर दिए, ठीक है, समझ रहे बात को, तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं। फिर भी आर्मी, देखिए किसी भी कंट्री की आर्मी जो होती है ना, वो आर्मी ही होती है, वो कुछ हद तक अपने देश के बारे में जरूर सोचती है। आप कितना भी बुराई कर लीजिए, जो कि हम लोग इंडिया में है, वो भी अपने हिसाब से सही है, कुछ मतलब अपने को लेकर, लेकिन उनको ग्लोरीफाई करना, अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखना है, इसलिए हमेशा युद्ध की बात करते हैं, हमेशा हथियार की बात करते हैं। हालांकि इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा, आम आदमी की स्थिति क्या पाकिस्तान में सबको पता है, ठीक है, समझ गए। अब एक छोटा सा यहां पर, कुछ ज्यादा हो गया, ये है ये वाला कार्टून, ये कार्टून, ये परवेज मुशर्रफ है और ये मिलिट्री रूलर है, परवेज मुशर्रफ ही है। एक में माइनस है 0, एक में है +1, इसमें है 2। ये मतलब समझ रहे हैं इस कार्टून का? ये कह रहा है, ये समझिए, हाँ बोलिए, बोलिए, कोशिश कीजिए। तो ज्यादा पावरफुल होगा ना, ये प्रेसिडेंट भी है परवेज मुशर्रफ, और अगर सेना का अध्यक्ष भी है तो ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। ये क्या, प्रेसिडेंट अगर सेना के अध्यक्ष को देगा इंफॉर्मेशन, मतलब तो 0, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है इसके हाथ में। और यहां पर क्या, सेना का अध्यक्ष थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये किसी प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे सकता है, थोड़ा पावर होगा। यहां पर डबल पावर है, अगर एक मिलिट्री जनरल ही क्या बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, तो ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वही परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, पहले मिलिट्री का जनरल था, बाद में क्या बन गया, वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, तो ज्यादा पावरफुल हो गया ना। अब उसको मिलिट्री की समझ भी है, उसको पता है कि कैसे मेरे आगे इसको कूप कर सकता है, अपने आप को बचा के रख लेगा, ठीक है। दूसरा, उसको मिलिट्री का सपोर्ट भी मिलेगा, चूंकि वो एक्स मिलिट्री मैन रहा है, तो सब टेक्निक्स को जानता है। क्लियर है, समझ गए इसको? अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए, यहां तक हो गई बात खत्म। अब आते हैं सेकंड कंट्री में, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अभी पहले पढ़ चुके हैं, चालनी क्या पढ़े पहले फर्स्ट क्लास में, अभी तुरंत, ये कैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता रहा, ऑल्टरनेट होता रहा, कभी मिलिट्री रूल, कभी डेमोक्रेसी, और फाइनली 2008 के बाद से फाइनली वहां पर डेमोक्रेसी है, हालांकि अंडर द मिलिट्री कमांड या मिलिट्री रूल के अंदर ही है वो। अब हम बात करते हैं किसकी, बांग्लादेश की। बांग्लादेश की तो आपको पता है 1947 से 71 वो पाकिस्तान का पार्ट रहा था, मतलब वो क्या रहा था, ईस्ट पाकिस्तान रहा था। तो बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर? और इसमें कौन कौन से एरिया थे, बंगाल वाला एरिया और असम वाला एरिया, ठीक है। अब यहां पर बंगाली बोलने लोग थे, बांग्ला स्पीकिंग पीपल, और जबकि वेस्टर्न पाकिस्तान में कौन लोग थे, उर्दू स्पीकिंग पीपल। तो उर्दू स्पीकिंग पीपल जो थे वेस्टर्न पाकिस्तान के, वो चाहते थे कि यहां भी लोग क्या करें, मेरे कल्चर को अडॉप्ट करें, उर्दू बोले, ठीक है, उर्दू बोले, और यहां पर वो चाहते थे कि मेरा ही डोमिनेंस हो, बंगाली कल्चर पूरी तरह अपरूट हो जाए, ठीक है, समझ लीजिए, और वहां पर उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज चले। यहां पर पॉलिटिकल पावर में वो चाहते थे ये लोग कि भाई बराबर का अधिकार मिले हमको भी, क्योंकि बताए थे पॉपुलेशन इधर ज्यादा था, तो वो चाहते थे कि उनको क्या मिले, ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले यहां पर। तो दे आल्सो डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया था वेस्ट पाकिस्तान में,
और कैसे उन्होंने ऑटोनॉमी की मांग की थी, भाई हमें एक स्वतंत्र राज्य मतलब दिया जाए बांग्लादेश के रूप में, ताकि हम अवामी लीग पार्टी के थे, ये इलेक्शन में जीत गए थे। लेकिन पाकिस्तान क्या किया था इनको, वेस्ट पाकिस्तान लोगों ने क्या किया था, पकड़ के इनको क्या करता है, सप्रेशन में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, ठीक है। इन्होंने डिमांड किया कि असेंबली बनाइए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाइए, वो डिमांड भी फुलफिल नहीं किया गया, पकड़ के जेल में डाल दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और बताया ना, जनरल याह्या जो खान थे तो पाकिस्तानी आर्मी के क्या थे, उन्होंने क्या किया, मास मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की बंगाली लोगों के, ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, और जिसमें हजारों लोग की संख्या में लोग क्या हुआ, मारे गए पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। इससे क्या होता है, लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था इंडिया में, लोग भाग के चले आते रिफ्यूजी बन के। ठीक है, लाखों की संख्या भाग के चले आए, और यही कारण था गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा ईस्ट पाकिस्तान वाले मैटर में, और उनको हेल्प करनी पड़ी। इसी कारण क्या होता है, कहता है कि वार भी हुआ, हालांकि वार के कारण ये सिर्फ कारण नहीं था, और भी कुछ कारण थे, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि वार के पीछे और भी प्री प्लान्ड साजिश थी, चाइना की और इधर पाकिस्तान की। तो ये कह सकते हैं कि एक टाइम था जिसमें इंडिया इंटरफेयर किया तो उन लोग को भी मौका मिल गया, लेकिन पहले से वो प्लान करके बैठे हुए थे। ठीक है, और हमें टाइम चाहिए था, तो हमने टाइम कैसे लिया आपको बताए भी थे। ठीक है, और 3 दिसंबर 1971 को पहला अटैक होता है उनका, उसके लगातार फिर वो हारते चले जाते हैं, कैसे हमारा काउंटर करता है फोर्स पता है। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, बांग्लादेश क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट कंट्री। ये कहानी तो हम पढ़ चुके हैं पहले वाले बुक में भी, पिछले बुक में पढ़ चुके हैं कि कैसे बांग्लादेश बनता है। अब बांग्लादेश में सरकार किसकी आ जाती है, अवामी लीग की, शेख मुजीबुर रहमान की सरकार आती है। अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है, यहां से सुनिए। बांग्लादेश ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को नया बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या डिक्लेयर किया, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये सब जितने भी प्योर और वैल्यूबल शब्द है ये सब डाल दिया इसके अंदर। लेकिन 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से क्या किया, चेंज किया, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको घसीट के बदल के। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट के जितने सदस्य हैं ना, वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि सरकार भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। तो एक पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव भी होते हैं सरकार, और लेजिस्लेटिव बॉडी भी होती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, सरकार यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के साथ ही बैठता है। मोदी जी बैठते हैं उसी संसद में जिसमें राहुल गांधी बैठते हैं, और वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी का जवाब देना पड़ता है एक ही जगह, समझ गए। लेकिन अगर इस कंट्री में क्या हो गया, प्रेसिडेंशियल बन गया, तो जो प्रेसिडेंट होता है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, उसका अलग ऑफिस होता है, वो अकाउंटेबल नहीं होता पार्लियामेंट के लिए, समझ लीजिए। पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है, बहुत एबनॉर्मल केस होता है, उसमें संसद में इंपीचमेंट चलाया जा सकता है उसके खिलाफ। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या होता है कि इज नॉट अकाउंटेबल एट ऑल टू द पार्लियामेंट, तो उसका ऑफिस अलग होता है, उसको कोई जवाब नहीं देना है। जैसे मोदी जी को जाके बोलना पड़ता है ना, अपोजिशन सवाल पूछता है तो संसद में, इनको नहीं बोलना पड़ेगा। तो अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, खुद से बदल दिया, अमेंडमेंट लाकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ला दिया। और यही नहीं किया, अगला सुनिए, अगला इन्होंने क्या किया, पार्टीज को ही बैन कर दिया, यानी एक ढंग से बन गए डिक्टेटर। ठीक है, कहा जाता है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो यही कारण हुआ, इनको इतना ताकत मिल गया, इनको लगा कोई तो मेरा अगेंस्ट है नहीं, तो चलो सबसे मजबूत बन जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को, जैसे होता है ना राक्षस लोग को वरदान मिल जाता था, तो अपने आप को देवता घोषित कर देता था, वैसे ही क्या किया, अपने आप को भाई घोषित कर दी कि भाई हम ही है जो हैं, बाकी सब खत्म कहानी। मतलब कि जितने भी कंट्री के अंदर अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको बैन कर दिया, अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसी से क्या हुआ, धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहां जाएंगी, गुस्से में बैठ जाएंगी ना, वो कुछ ना कुछ क्या करेंगी, कॉन्स्पिरेसी करेंगी, षड्यंत्र रचेंगे कि किसी ढंग से जो आदमी हमको भगाया है इस आदमी को गिराओ। ठीक है, कोशिश करेंगे, वो गिराते गिराते कहां चले जाते हैं, मिल जाएंगे मिलिट्री के साथ में। 1975 के महीने में क्या होता है, मिलिट्री अपराइजिंग होता है, फिर वहां मिलिट्री की सत्ता आती है। जियाउर रहमान जो थे वो अगला क्या करते हैं, गिरा देते हैं, और वो खुद का पार्टी बनाते हैं, खुद इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन फिर क्या होता है,
उनको ही मार दिया जाता है। देखिए बहुत इतिहास इसका वैसे ही है। और फिर लास्ट में क्या आता है, मोहम्मद लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद आते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, वो रूल करते हैं। तो यहां भी मिलिट्री रूल आ रहा है। लेकिन अंतिम अंतिम में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, लोगों ने क्या करता है, सपोर्ट किया डेमोक्रेसी का, खास कर स्टूडेंट्स बाहर आते हैं और इरशाद को फाइनली क्या करता है, उसने बोले ठीक है, फाइनली वो 5 साल के लिए चुनाव लड़ता है, जीत भी जाता है, ठीक है। लेकिन 1990 में क्या होता है, उसको त्याग पत्र देना पड़ता है इरशाद को, जो मिलिट्री लीडर था। और 91 से शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वो चुनाव लड़ती है, जीत जाती है, तब से उसकी पार्टी की सरकार है। शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक क्या देखे हम लोग, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, दोनों में उलट पुलट चलता रहा सरकार का, यानी सरकार के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का, डिक्टेटरशिप रहा या फिर डेमोक्रेसी रहा, वहां पर सरकारें पलटती रही, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में अल्टीमेटली क्या हो गया, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गया, और पाकिस्तान में भी हंसकर या रोकर डेमोक्रेसी वहां भी स्टैब्लिश हो गया है। हालांकि वहां पर मिलिट्री का दबदबा है, अभी भी है। तो कब कब कूप हो जाए कोई नहीं जानता है। फिलहाल अभी शांति है, इन द सेंस कि कम से कम कूप डायरेक्टली नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली उसने भी डेमोक्रेसी को अपना लिया, और बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी को अपना लिया गया, और डेमोक्रेसी में ही पीस है, यह माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया तो शुरू से अपना के बैठा ही हुआ है, ठीक है। तो धीरे धीरे जितने भी यहां पर भी क्या कर रहे हैं, साउथ एशियन कंट्री भी क्या हो गए, पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी की तरह बढ़ गए। समझ रहे हैं मेरी बात, सातों कंट्री, ठीक है, समझ लीजिए, वो सातों कंट्रीज किसकी तरह बढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम। वो चाहते हैं कि हर जगह क्या हो जाए, डेमोक्रेसी हो जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आपको, किसके बारे में, नेपाल के बारे में। नेपाल में कुछ साल तक प्रोटेस्ट चलता रहा कि हम लोग फिर से क्या हो गए, मोनार्की स्टैब्लिश हो जाए हमारे कंट्री में, हम लोग फिर से राजशाही स्टैब्लिश कर लें। तो अलग अलग कहानी है, आगे पढ़ेंगे इसमें नेपाल की कहानी, तब मालूम चलेगा कि हम लोग सब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का राग अलाप रहे हैं, और वो किसका राग अलापने रहा अभी, मोनार्की का। तो वो क्यों है और कैसे है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले आने वाले क्लास में। फिलहाल अभी 2 टॉपिक पढ़े हम लोग, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और दोनों के केस स्टडी से मालूम क्या चला हमें कि दोनों कंट्रीज में लास्ट में डेमोक्रेसी को ही अपनाया गया। हाँ, एक क्वेश्चन उठा कि बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ, तो हम देख चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया एज ए डिक्टेटर। तो उसके जब अपने आप को आप डिक्टेटर साबित कर दीजिएगा, तो आपके दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे, और आपके दुश्मन अपने आप हो जाएंगे तो आपको गिराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप दूसरे को अगर कोई राइट नहीं दीजिएगा तो दूसरा राइट छीन लेगा, हकीकत यही है, ठीक है। तो यही हुआ बांग्लादेश में, इसी कारण मिलिट्री गवर्नमेंट वहां भी आई। लास्ट में जब तक अकल आई तब तक फिर लेट हो चुका था, ठीक है। और पाकिस्तान की कहानी सबको पता है। तो अभी तक हम पढ़े 2 कहानी, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, और यह पाए कि हमेशा युद्ध तभी हुआ है जब वहां पर मिलिट्री, तो इंडिया के लिए भी बहुत अभी नॉर्मल बात है कि रहने दिया जाए वहां पर डेमोक्रेसी, क्योंकि फिर मिलिट्री कूप अगर हो जाता है वहां पर, तो फिर इंडिया के ऊपर एक फिर सरदर्द हो सकता है, फिर कुछ ना कुछ वो प्लान करेगा इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक करने का, ठीक है। हालांकि हर बार हारेगा, लेकिन आधे से मजबूर है पाकिस्तान, खासकर उसके मिलिट्री, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मजबूर है। वो सैनिक है तो युद्ध की बात करेगा, तो वो सोच नहीं रहे डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, कंट्री के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कौन सोचता है, जो वेलफेयर सरकार होगा, डेमोक्रेटिक सरकार होगा। मिलिट्री क्यों सोचेगा, मिलिट्री को अपने से मतलब है, उसका बंगला बन रहा है ना, उसका सामान बिक रहा है, वो अमीर हो रहा है, उसके लोग जाके लंदन में रह रहे हैं, क्या दिक्कत है उसको। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, लोगों की गवर्नमेंट होगी, लोग सवाल पूछेंगे, मिलिट्री से कौन सवाल पूछेगा। तो क्यों मिलिट्री मौका देगी किसी को, भाई मिलिट्री मौका ही नहीं देगी किसी को सवाल पूछने का, क्योंकि वो आपको उलझा देगी युद्ध में कि आपका दुश्मन सबसे बड़ा खड़ा है, देखो उधर इंडिया, ठीक है, उससे हमको लड़ाई करना है, उससे हम हेल्प ले रहे हैं, यानी पूरी तरह आपको हाईजैक कर लेगी। हाँ बिल्कुल पूछते हैं, अभी मीडिया में देखिए सवाल पूछते हैं, लेकिन वहां पर प्रो जो मिलिट्री ग्रुप है ना, वो ज्यादा हावी है प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप पर, समझ लीजिए, आज भी समझ लीजिए।
जितने लोग मिलिट्री का समर्थन करते हैं उनकी संख्या ज्यादा है जितने लोग डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं। लेकिन अभी भी लोग को शांत करने के लिए डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर दिया गया है। नाम के लिए सही डेमोक्रेसी है, वहां पर कह सकते हैं कि 100% सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर है। लेकिन वो भी सरकार करप्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए वहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और एक टाइम हो सकता है कि फिर से दोबारा देखिए, लेकिन फिर वहां हाथ बंधा हुआ मिलिट्री का, बताया ना आपको कि अमेरिका ने एक लॉ पास किया था, बिल पास किया था, उसके हिसाब से इतना पैसा दे रही है हर साल। अगर वो नहीं मिलेगा तो पैसा गया काम से। नहीं, ऐसा नहीं कह सकता, महंगाई कम हो जाएगी। नहीं, मिलिट्री का कंट्रोल तो जीडीपी पर है ही, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि मिलिट्री में ये कहा जाता है, पढ़े होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा फास्ट होता है। वो कब फास्ट होता है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री में, जब पहले से बंटाधार हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करके देखिए, बनी हुई चीज को बना सकते हैं। जो पहले से टूट गया हो, बिखर गया हो, उसको बनाने में काफी टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम, इवन द कूप विल हैपन और इवन द मिलिट्री विल कम अगेन, इट विल टेक टाइम टू रीअसेंबल द थिंग्स। चीजों को जोड़ने में काफी समय लगेगा पाकिस्तान में, समझ रहे हैं। अभी उसको मदद मिल रहा है बाहरी कंट्री से, अमेरिका हेल्प कर रहा है, अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट चाइना भी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर्ज की बोझ में दब जाएगा वो पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा है अभी, आप ठीक है, लेकिन कर्ज के बोझ में दब जाएगा, तब पूरी तरह वो कह सकते हैं ना, न्यू कॉलोनिज्म स्टार्ट हो जाएगा वहां भी। एक मिनट सवाल ले लें उनका। हाँ बोलिए। अगर वो पे नहीं कर पाएगा तो उसको बेल आउट किया जाएगा। बेल आउट का मतलब होता है दूसरी कंट्री उसको हेल्प करेगी पैसे देकर, तो करेगी तो शर्तों के साथ में, पूरी तरह वो उसके शर्त को मानना पड़ेगा। अब वो शर्त बहुत महंगे हो सकते हैं। टेरिटरीज भी ऑक्युपाई कर सकती है, अपना मिलिट्री बेस लगवा सकती है डायरेक्टली किसी कंट्री में। अगर सुनिए, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका वाले अपना नेवल बेस तैयार कर दे बगल में पूरा, हालांकि कर चुके होंगे, और कंट्री के अंदर एयरफोर्स बेस तैयार कर दे, तो उसका सॉवरेंटी कहाँ गया कंट्री का? आप सवाल पूछिए। परवेज मुशर्रफ वाला, ये वाला ना, यही ना। ये व्यक्ति मुशर्रफ प्रेसिडेंट भी है और मिलिट्री लीडर भी है, तो इसकी पावर दुगनी हो जाएगी। मतलब एक मिलिट्री अगर प्रेसिडेंट बन जाता है उसकी पावर दुगनी। एक प्रेसिडेंट है, वो मिलिट्री को ऑर्डर दे रहा है, वो मानेगा ही नहीं, पावर जीरो। यहां पर क्या है, मिलिट्री वाला देगा प्रेसिडेंट को ऑर्डर, मानना पड़ेगा, कुछ पावर है, ये कह रहा है। समझ गया? ठीक है, समझ गया, क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए फिर आज हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे नेपाल और बाकी कंट्रीज के केस स्टडी को पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू।